शाह के दिल में पछतावा है और अली शाह के दिल में जख्म है। और दोनों की तकदीर एक कड़ी आजमाइश के दहाने पर खड़ी है। देखते हैं आगे क्या होता है। शाह जब कमरे में आया तो कमरे में अजीब सी खामोशी थी। कोई नहीं था जो उससे लड़ता, कोई नहीं था जो उस पर तंज करता। वो ये सोचकर सोफे पर जाकर बैठ गया जहाँ अली शाह होती थी। थोड़ी देर वो सोफे पर बैठकर अली शाह की खुशबू महसूस करने लगा। जब दरवाज़ा नॉक हुआ, आ जाओ, शाह ने आने वाले को इजाज़त दी। साहब जी, आपको बड़े साहब कमरे में बुला रहे हैं। अच्छा, वो ये कहकर कमरे से निकल गया। हमदान साहब के कमरे में पहुंचा तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। कॉल काट के वो शाह से मुखातिब हुए। वाह अज़लान वाह, आज तुमने बता ही दिया कि हमने तुम्हारी कैसी तरबियत की है। हम उस मासूम को इस घर में तुम्हारी दुल्हन बना कर लाए थे, और तुमने तो उस बेचारी को इतनी तकलीफ़ दी कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। तुमने कभी सोचा है कि यही सब अगर तुम्हारी बहन के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं, तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें खुदगर्ज़ इंसान हो जिसे अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तुम्हारे सामने अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई कुछ कर भी ले, तब भी तुम चुप रहोगे। बाबा, ऐसी बात नहीं है। शाह गर्दन झुकाए हुए बोला। फिर कैसी बात है शाह? तुमने कभी सोचा कि उस मासूम पर तुमने दिन रात बेजा जुल्म किया है, और उसने ही तुम्हारी बहन को सबसे पहले माफ़ किया, और तो और उसने ही मुझे सानिया को माफ़ करने का कहा। अगर वो चाहती तो बेजा जुल्म पर वो पुलिस में रिपोर्ट करवा देती, मगर वो तुम्हारी तरह नहीं थी। मेरा दिल चाह रहा है कि उसके साथ साथ तुम्हें भी इस घर से निकाल दूँ, मगर बाबा, वो अपनी मर्जी से। अभी शाह बोल ही रहा था कि हमदान साहब ने एक जोरदार थप्पड़ शाह को मारा। शाह गाल पर हाथ रखकर बोला, बाबा, आपने उसकी वजह से अपने बेटे पर हाथ उठाया? शाह, मैंने उसकी वजह से नहीं मारा, बल्कि तुमने ही मुझे मजबूर किया है। अब दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ। शाह ये सुनकर फ़ौरन कमरे से निकल गया। अपने कमरे में आकर अपनी हर चीज़ तहस नहस कर दी। वो गुस्से में चिल्ला रहा था, अलीशा सिद्दीकी, आई विल किल यू। अलीशा सुनसान सड़क पर रोती हुई जा रही थी। उसे कुछ समझ न आया कि वो जाए कहाँ। उसे याद आया कि घर से निकलते वक्त बानो ने उसे सालिया बेगम की हिदायत पर कुछ रकम और मोबाइल फ़ोन दे दिया था। अलीशा फ़ौरन रिक्शा करके एधी सेंटर जा पहुंची। सेंटर वाले उसको एक कमरे में ले गए जहाँ और भी बेसहारा लड़कियां मौजूद थीं। ये सब देख उसे बहुत रोना आया, और रोते रोते कब उसकी आंख लग गई पता ही न चला। अलीशा की आंख खुली तो दूर से अजानों की आवाज़ आ रही थी। वो उठकर वज़ू करने चली गई। अलीशा ने जब मोबाइल देखा तो उसमें 50 के करीब नंबर थे। उसने बारी बारी सबको कॉल की। कुछ का नंबर बंद था, कुछ कॉल नहीं उठा रहे थे, और कुछ वो नहीं थे जिनसे अलीशा बात करना चाह रही थी। आखिर में 2 नंबर रह गए थे जिसमें एक नंबर बंद था। अब अलीशा आखिरी नंबर मिला रही थी। कॉल जा रही थी। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, अलीशा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सामने किसी लड़की ने जवाब दिया। आप मरियम इजाज़ हैं? अलीशा ने पूछा। जी हाँ, मैं मरियम इजाज़ बात कर रही हूँ, सामने लड़की ने जवाब दिया। मैं अलीशा हूँ। अलीशा ने अपना नाम बताया। अलीशा सिद्दीकी? आप अलीशा सिद्दीकी हैं? सामने लड़की सोचकर बोली। जी, मैं अलीशा सिद्दीकी हूँ। अलीशा के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। अरे कैसी है? मरियम खुशी से बोली। ठीक नहीं हूँ, तेरी सख्त ज़रूरत है। मुझे लेने आ सकती है? अलीशा रोते हुए बोली। क्या हुआ अलीशा, तू रो क्यों रही है? मुझे लेने आ जाओ, फिर बताती हूँ। तू है कहाँ? ईदी सेंटर में हूँ। तो ईदी सेंटर क्या कर रही है? मरियम हैरत से बोली। मैं बताती हूँ, मुझे लेने आ जाओ। अच्छा ठीक है, तो मुझे एड्रेस भेज, मैं अभी निकलती हूँ, कल सुबह तक पहुँच जाऊँगी। ठीक है, अलीशा ने कहकर कॉल काट दी। अलीशा ने मरियम को एड्रेस भेज दिया। अगली सुबह मरियम ईदी सेंटर के बाहर खड़ी थी। अलीशा अपना बैग लेकर उसके पास पहुंची। मरियम को देखकर उसके गले लगकर रोने लग गई। अलीशा, क्या हुआ और ये सब? वो अलीशा के बढ़ते हुए जिस्म को देखकर बोली। मरियम, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं लुट चुकी हूँ। पर कैसे? मरियम परेशान होकर पूछने लगी। अच्छा तो गाड़ी में बैठ। मरियम ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर अलीशा को बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। अब बता क्या हुआ? वो गाड़ी स्टार्ट करके बोली। अलीशा ने अलिफ से ये तक सारी कहानी बता दी। अच्छा किया जो तू निकल आई, वरना वो तुझे टॉर्चर कर कर के मार देता। मरियम ने सब कुछ सुनकर बस इतना कहा। मरियम, उसने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी। अलीशा रोने लगी। अलीशा रो नहीं, इसमें भी अल्लाह की मसलहत होगी। अच्छा सुन, तूने कुछ खाया? अलीशा ने नफ़ी में सर हिलाया। अलीशा तो पागल तो नहीं है, अपने साथ साथ इस बच्चे को भी मारना चाहती है। अच्छा, मैं किसी होटल के आगे गाड़ी रोकती हूँ, हम दोनों साथ नाश्ता कर लेंगे। नहीं, मैं होटल में नहीं जाऊँगी, अलीशा फ़ौरन बोली। अच्छा ठीक है, ना जाना, मैं यही मंगवा लूँगी। कुछ देर बाद मरियम ने नाश्ता करके गाड़ी मंजिल की जानिब बढ़ा दी। मरियम ने अलीशा की हालत देखकर कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। रात के 3 बजे वो कराची पहुँचे। मरियम ने गाड़ी अपने फ्लैट की तरफ बढ़ा दी।
کچھ دیر بعد وہ فلیٹ میں تھے۔ علیشہ سفر کی وجہ سے تھک گئی تھی، وہ بس آرام کرنا چاہتی تھی۔ مریم سنو، علیشہ نے کچھ سوچ کر مریم کو مخاطب کیا۔ ہاں بول۔ یار وہ مجھے جاب کی ضرورت ہے۔ پر علیشہ تو ابھی کیسے کرے گی جاب؟ تجھے تو ابھی مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن میں اسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی تو نہیں بیٹھ سکتی نا۔ ہاں کر لینا، مگر ڈیلیوری کے بعد، ابھی تو کچھ بھی نہیں کرے گی۔ مریم میں تجھ پہ بوجھ نہیں بن سکتی۔ میں نے کہا تو مجھ پر بوجھ ہے، مریم غصے سے بولی۔ نہیں، لیکن مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ میں تجھ پر بوجھ ہوں۔ علیشہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری باتیں اپنے دماغ سے نکال دے اور میری بات غور سے سن۔ اب تو اس شاہ کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گی۔ مریم شاہ کے لیے اپنے منہ سے کوئی نمات الفاظ نکالنے سے گریز کر گئی۔ اور اب آرام سے سو جا۔ علیشہ بھی اپنی چادر صحیح کر کے لیٹ گئی۔ علیشہ کو یہاں آئے کافی دن ہو گئے تھے۔ وہ دن بدن اور چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ مریم صبح آفس چلی جاتی، واپس 5 بجے آتی۔ علیشہ ماضی کو یاد کر کے روتی رہتی۔ ابھی بھی وہ ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ علیشہ نے دروازہ کھولا۔ آپ مس علیشہ ہیں؟ جی میں علیشہ ہوں۔ آپ کے نام پر کوریئر ہے؟ میرے نام پر کوریئر؟ مجھے تو یہاں کوئی نہیں جانتا اور وہاں بھی کسی کو نہیں پتا کہ میں یہاں ہوں۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھی جب کوریئر مین نے مخاطب کیا، مس یہ لے لیں اور یہاں سائن کر دیں۔ علیشہ نے سائن کر کے کوریئر پیپر لے لیا۔ علیشہ کیا ہوا؟ مریم میرے نام پر کوریئر آیا ہے، چیک تو کر ہے کیا اس میں؟ علیشہ نے پیپر پھاڑا، اس میں سے ایک اور پیج نکلا۔ علیشہ وہ پیپر دیکھ کر گر گئی۔ علیشہ کیا ہوا؟ کیا لکھا اس میں؟ مریم نے اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا۔ علیشہ نے پیپر مریم کے ہاتھ میں دیے۔ مریم پیپر دیکھ کر حیران کھڑی تھی۔ مریم شاہ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں کیا، مجھے ڈائیورس دینے سے پہلے سوچ تو لیتے۔ علیشہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ کچھ دیر میں علیشہ مریم کی گود میں بے ہوش ہو گئی۔ علیشہ علیشہ کیا ہوا یار؟ آنکھیں کھولو۔ علیشہ اٹھ جا۔ مریم اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں مریم علیشہ کو ہاسپٹل لے آئی۔ ڈاکٹر نے علیشہ کا چیک اپ کر کے ایڈمٹ کر لیا۔ ڈاکٹر کیا ہوا علیشہ کو؟ مریم نے پریشانی سے پوچھا۔ ان کا آپریشن کرنا ہے، آپ ان کے ہسبینڈ کو بلائیں۔ ڈاکٹر ان کے ہسبینڈ تو پنجاب ہیں، دیکھیے ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے، آپ ان کے ہسبینڈ کو جلدی بلائیں۔ ڈاکٹر وہ نہیں آ سکتے، آپ ان کا آپریشن کر دیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر یہ کہہ کر آپریشن تھیٹر چلی گئی۔ اتنے میں علیشہ کا موبائل بجا جو مریم کے پاس تھا۔ مریم نے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہو سکتی ہے؟ مریم نے طنز کیا۔ آپ کون؟ رابعہ بغیر پہچانے بولی۔ میں علیشہ کی دوست مریم ہوں۔ اپنے بھائی کو کہنا جس کو اپنی طلاق دی ہے وہ اب زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ ہوا کیا بھابھی کو آپ بتائیں گی؟ تم نہیں سمجھو گی۔ اچھا میں ماما کو فون دیتی ہوں۔ رابعہ نے ثانیہ بیگم کو فون دیا۔ بیٹا کیا ہوا علیشہ کو؟ اس کا مس کیریج ہوتے ہوئے بچا ہے اور یہ سب آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھی بھلی وہ یہاں میرے ساتھ تھی، مگر آپ کے بیٹے سے اس کا سکون کہاں برداشت ہوتا ہے؟ لیکن کیا ہے اب شاہ نے؟ اس نے آج طلاق دے دی اس معصوم کو، جس کی کسی بھی جگہ کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس معصوم نے بلا وجہ کے اتنے ظلم سہے ہیں، اور میری بات یاد رکھیے گا، اگر اس کو یا اس کے بچے کو کچھ ہوا تو میں آپ کو اور آپ کے بیٹے کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ آپ ابھی ہو کہاں؟ ثانیہ بیگم نے سب باتیں سن کر بس اتنا ہی پوچھا۔ میں اس کو کراچی لے آئی تھی۔ اچھا بیٹا آپ اس کا خیال رکھنا، آپ کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں رکھ ہی رہی ہوں اس کا خیال۔ مریم نے یہ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر خوشخبری لے کر آئی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر پیشنٹ کیسی ہے اب؟ مریم نے ڈاکٹر سے علیشہ کا حال پوچھا۔ پیشنٹ اور بیبی دونوں ٹھیک ہیں۔ علیشہ کو پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ کر دیا گیا، لیکن ابھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ مریم اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ علیشہ لیٹی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ کیا حال کر دیا میری بہن کا؟ مریم اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد علیشہ کو ہوش آ گیا۔ مبارک ہو محترمہ، آپ بیٹے کی ماں بن گئی ہو۔ مریم نے علیشہ کو مبارکباد دی۔ تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ مریم علیشہ کو خاموش دیکھ کر بولی۔ کس بات کی خوشی مناؤں؟ اس بات کی کہ اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی۔ علیشہ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس خود غرض انسان کے لیے تو اپنے آنسوں کو ضائع کر رہی ہے؟ مریم میں کیا کروں، میں تھک چکی ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ علیشہ مایوس نہ ہو، اللہ پاک کوئی راستہ نکال دیں گے، تو ابھی بس آرام کر۔ 4 مہینے بعد علیشہ کمرے میں بیٹھی حریرہ کو فیڈ کروا رہی تھی۔ کچن میں کھڑی مریم کی آواز آئی۔ علیشہ تمہارا موبائل بج بج کر مر جائے گا، اٹھا لو۔ ہاں آ رہی ہوں۔ علیشہ نے حریرہ کو لٹا کر اس پر اچھی طرح چادر اڑا دی۔ باہر آ کر موبائل دیکھا، وہاں رابعہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ رابعہ کی کال! 4 مہینے بعد ان کو کیسی یاد آ گئی میری؟ کال کٹ گئی۔ علیشہ بھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھی جب دوبارہ موبائل بجا۔ علیشہ نے فوراً کال اٹینڈ کر لی۔
वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? सामने सालिहा बेगम की आवाज़ थी। आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और मेरा पोता कैसा है? आपको कैसे मालूम हुआ कि पोता है? अलीशा नासमझी से बोली। तुम्हारी दोस्त ने बताया था। तुमने तो हमें बिल्कुल ही गैर समझा, बताना भी गवारा नहीं समझा। आंटी ऐसी बात नहीं है। अगर शाह मुझे डाइवोर्स ना देते तो मैं खुद हुरैरा को लेकर आती, मगर अब कोई वजह है ही नहीं तो मैं क्यों आऊँ? बेटा आना तो होगा तुम्हें। आंटी मैं अब वहाँ कभी नहीं आऊँगी। आप लोगों को हुरैरा से मिलना हो तो आप लोग आ सकते हैं, मैं नहीं रुकूंगी। अलीशा बेटे, राबिया की मंगनी है। तो राबिया ने कहा कि जब तक तुम नहीं आओगी वो मंगनी नहीं करेगी। आंटी मैं नहीं आऊँगी, आप प्लीज़ राबिया को समझाएं, वो समझ जाएगी। अलीशा बेटे, अपनी बहन की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। आंटी मैं माज़रत खाऊँ मगर मैं नहीं आऊँगी। मुझे पता है तुम क्यों नहीं आ रही। अगर तुम शाह की वजह से नहीं आ रही तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो तुम्हारे आगे पीछे नज़र भी नहीं आएगा। सालिहा बेगम की बात सुनकर शाह पीछे से बोला, मम्मा क्या कर रही हैं? बने बनाए प्लान पर पानी फेर रही हैं। सालिहा बेगम मोबाइल साइड पर करके बोली, शाह तुम्हारा मतलब क्या है? मैं उसे डायरेक्ट ये बोलूँ कि शाह तुम्हें बुला रहा है? आंटी आंटी, यहाँ से आलिशा फ़ोन पर बार बार सालिहा बेगम को आवाज़ें दे रही थी और वहाँ उनकी मीटिंग चल रही थी। जी बेटा, अलीशा आप आ रही हो ना? देखो, अगर तुम नहीं आओगी तो राबिया मंगनी नहीं करेगी, उसने साफ बोल दिया है। आंटी आप राबिया का मोबाइल दें, मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है बेटे, तुम खुद बात कर लो। सालेहा बेगम ने मोबाइल राबिया को दे दिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम राबिया, ये क्या ज़िद लगाई हुई है? मैं नहीं आऊँगी तो तुम मंगनी नहीं करोगी? राबी तुम जानती हो कि मैं क्यों नहीं आ सकती, फिर भी ज़िद कर रही हो। अलीशा राबिया पर गुस्सा करने लग गई। भाभी भले ही आप कुछ भी कहें, मगर आप नहीं आए तो मैं मंगनी नहीं करूँगी। पर राबिया 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 ने मोबाइल सालिया बेगम को दे दिया। देख लिया, वो किसी की भी नहीं सुन रही। अलीशा बेटा, राबिया तो आपकी बहन थी ना, तो उसके लिए भी नहीं आओगी? उस बेचारी ने तो आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर आप उसके लिए भी नहीं आओगी? मैं कितना कह रही हूँ, आप मेरी भी नहीं मान रही। अच्छा ठीक है आंटी, मैं आती हूँ, मगर सिर्फ इसलिए कि शाम मेरे और हुरैरा के पास नहीं आएंगे। ठीक है, फिर राबिया की मंगनी संडे को है, आप सैटरडे को आ जाना। ठीक है, अलीशा ने कहकर कॉल काट दी। क्या हुआ अलीशा, कहाँ जा रही है तुम? मरियम ने अलीशा को परेशान देखकर पूछा। यार राबिया की मंगनी है और वो कह रही है जब तक मैं नहीं जाऊंगी वो मंगनी नहीं करेगी। तो तुम जा रही हो? मैं क्या करूं मरियम, मैं फंस गई हूँ। आंटी इतना कह रही है, मैं मना नहीं कर पाई। ठीक है चली जाओ, मगर हुरैरा का ख्याल रखना। शाह का कुछ भरोसा नहीं है, उसे एक मिनट भी अपने से दूर मत करना। मगर मरियम मैं जॉब का क्या करूँगी? मैं बोल दूंगी तो चली जा। ठीक है, फिर तुम मुझे छोड़ कर आएगी? हाँ मैं छोड़ आऊँगी, तो तैयारी कर। ठीक है, अलीशा ये कहकर कमरे में चली गई। हफ्ते की सुबह अलीशा हवेली के बाहर खड़ी थी। उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा था जब वो पहली दफ़ा यहाँ आई थी, शाह की दुल्हन बनकर। लेकिन अब तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। अलीशा को ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा कैद खाने में आ गई। वो मरे कदमों से अंदर गई। हुरैरा उसकी गोद में था। उसने अपना बैग रफ़ीक चाचा जो कि चौकीदार था उनको दे दिया था। राबी और सानिया दोनों ही लॉन्च में बैठी थी। अलीशा को देखकर वो दोनों एक साथ चीखीं, ममा भाभी आ गई। अलीशा अपने ख्यालों में गुम थी कि उन दोनों की आवाज़ सुनकर डर गई। वो दोनों अलीशा के पास आ गई। एक अलीशा से लिपट गई और एक ने उसकी गोद से हुरैरा को ले लिया। इतने में सालिहा बेगम और हमदान साहब भी आ गए। अलीशा सालिहा बेगम के गले लग गई। हमदान साहब ने सानिया की गोद से हुरैरा को लिया। कुछ देर में गोलू मोलू हुरैरा के दूध जैसे गाल रेड हो गए थे। अरे, अलीशा को क्या दरवाजे पे खड़ा रखना है? अंदर तो आने दो। सालिहा बेगम अलीशा को दरवाजे पर खड़ा देखकर बोली। अलीशा सबके साथ लॉन्च में बैठी थी जब उसे खुशबू आई। वो खुशबू अलीशा कैसे नहीं पहचानती? आखिर इस खुशबू के साथ वो 6 महीने रही है। अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि नए नावल्स के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।